हम लोग चेंज इन पीएसआर का टॉपिक कर रहे थे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तो कोई पार्टनर होगा जो सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर होगा जो गेन करेगा। तो इसीलिए इसमें हम फर्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं? गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो भी हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है तो हम गुडविल को, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, जो ऑलरेडी बुक्स में है, जो बैलेंस शीट में है, उसे हम राइट ऑफ करते हैं, और जो न्यू गुडविल है, जो वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आई है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने किया। थर्ड हमने किया कि जो भी जर्नल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी रिजर्व्स हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉसेज हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सब कुछ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। एंड इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो the profit या gain or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी रीजन से हमारी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, या कोई प्रोविजन बनाया, जो भी रीजन हमारा ऐसा है जो हमारा लॉस है, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है। और जो भी रीजंस हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, जैसे इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, एनी रिडक्शन इन प्रोविजन और एनी अनरिकॉर्डेड असेट, इन सब रीजन से हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। और फिर फाइनल प्रॉफिट या लॉस हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो कुछ भी होता है वो हम ओल्ड में करते हैं, बिकॉज ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की ट्रांजैक्शंस के प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, तो किसी भी पार्टनर को फ़ायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी में हमने कहा था कि अगर हमें जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनको ओपन नहीं करना, इनकी जगह हमें एक ही सिंगल एंट्री पास करनी है, तो हम क्या कहते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ तक हम कर चुके हैं, जो मैंने आपको रिकैप दिया है। याद आ गया? हमने इतना किया है। अब इसके आगे जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो। मान लो आपके 3 पार्टनर हैं, तो ये 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। डेबिट, पर्टिकुलर्स, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। इन कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? एक तो इनके ये हम लेके चल रहे हैं जब फ्लक्चुएटिंग है। बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग जब है तो बाय बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। कौन से ओपनिंग बैलेंसेस हैं? जो तुम्हें बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ डाल दिया। अब जिस भी रीजन से कैपिटल बढ़ रही है, क्या क्या? जैसे कि जर्नल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था जो क्रेडिट बैलेंस वाला था, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है,
ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, यानी कि असेट साइड पर रिवैल्यूएशन का लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपको असेट साइड पे दिया हुआ है। जिस भी रीजन से कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो डेबिट में आएगा, जिस भी रीजन से कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये सब कुछ आएगा अगर कोई पार्टनर कोई असेट या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। अगर कोई असेट टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो गुडविल की जो हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। सपोज गुडविल आपकी थी 30,000 और एंट्री कुछ ऐसे बनी थी A to B to C, 10,000, 5,000 और 5,000, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनी थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, A डेबिट हो रहा है ना, तो A के डेबिट में 2B और 2C 5,000 5,000 और B और C क्रेडिट हो रहे हैं तो बाय A 5,000 और 5,000। दिस इज द वे जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी है। ठीक है, जर्नल सिंपल पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग कुछ नहीं, लेजर ही है। ये जो कैपिटल अकाउंट है लेजर ही है। और फिर यहाँ पे टू बैलेंस CD, ये हम टू बी शोन इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट, टू बी शोन इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हम क्या कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या फिगर आएगी, जिस भी रीजन से कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएगा, जिस भी रीजन से डिक्रीज होगी वो डेबिट में आएगा। ठीक है, इनको अगर हम जर्नल एंट्री की फॉर्म में करते हैं तो जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स को अगर मिल रहे हैं तो हमने जर्नल एंट्रीज की थी लास्ट क्लास में, जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो यहाँ हो रहे थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की थी। तो जो एंट्रीज हमने अभी तक की हैं उन्हीं के लेजर पोस्टिंग की है, हमने कुछ नया नहीं किया और सिंपली ये टोटल आ जाएगा। और फिर हम बैलेंस शीट बना देंगे और बैलेंस शीट हमारी रिवाइज्ड फिगर्स पे बनेगी, यानी कि जो भी बैलेंस शीट में रिवाइज्ड फिगर्स हो रही हैं उस पे बन जाएगी। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। ठीक है, बट इसके बीच में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आते हैं, हम वो करेंगे। पहले नोट डाउन कर लो फिर करते हैं। हमारे पास अब मेजर दो ट्रीटमेंट आते हैं, एक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है कि किसी भी तरह का अगर हमें वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ जाए तो वो अचानक से कंपनी के ऊपर एक बर्डन ना आए, उसके लिए दे प्रिपेयर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फिर जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट पहले हम ये असेस करते हैं कि कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी तो जनरेट नहीं हो गई है, क्योंकि अगर लायबिलिटी जनरेट हुई है तो पहले वो लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे फिर बचा हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो 40,000 है। ठीक है, हमारे पास A और B दो पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में। न्यू रेशो हमारी 2:1 है। ठीक है, अब हम पहला केस लेते हैं। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, किसी भी तरह की। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू
ए टू बी। फुल फॉर्म ही लिखनी है आपने, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की फुल फॉर्म लिखनी है। एज कैपिटल या एज करंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कर रहे हैं तो करंट और फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल। इसमें हम इस 40,000 को इन दोनों में 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे, 24,000 और 16,000। लेकिन अगर हमें केस दिया हुआ है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी determined at ₹30,000। तो अब क्या हुआ, हमने 40,000 का रिजर्व बनाया हुआ था, 30,000 की लायबिलिटी जनरेट हो गई, तो कितना रिजर्व बचा, 10,000। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट तो 40 से ही करेंगे, लेकिन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी 30 से, और ये हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो भी करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी है ना, अभी हमने पेमेंट थोड़ा की है, लायबिलिटी डिटरमाइंड हुई है, इतनी असेस हुई है, लायबिलिटी पे नहीं हुई है, तो इसलिए हम लायबिलिटीज में शो भी करेंगे। और फिर जो बचा हुआ है वो 2A 2B, उनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 को, तो कितना कितना हो गया, 6,000 ओल्ड रेशो में हमेशा। ठीक है। अब अगर ये केस कुछ ऐसे हो जाता कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी हमारी हो जाती 60,000, अब क्या करेंगे, अब हमारा नहीं ABC नहीं लेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो डेबिट 40 से होगा, लायबिलिटी 60 की है, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से $60,000, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आया है। अगर इसके डेबिट में आया है तो मतलब डेबिट में आया है तो मतलब लॉस है, लॉस है तो AB टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $20,000, और ये हमारा वही 3:2 की रेशो में, क्यों, तो एक केस जब कोई लायबिलिटी नहीं थी तो ये कर दिया, दूसरा लायबिलिटी अगर कम थी तो बचा हुआ पार्टनर्स को दे दिया, और तीसरा अगर लायबिलिटी ज़्यादा थी तो रिवैल्यूएशन के थ्रू डाल दिया। और अगर मान लो इसमें ऐसा होता वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी हमारी 40 ही होती तो क्या करते, 40 का ही रिजर्व बना हुआ, 40 लायबिलिटी तो क्या करते, क्या WCR डेबिटेड पूरा 40, ठीक है ना, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। क्रेडिट में लिखते हैं हमको हर बार शो करना, हाँ बैलेंस शीट में हमेशा शो करना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनाया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उनके मार्केट वैल्यू ना कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। अब क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो
उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी हमारा गेन हुआ या लॉस हुआ वो हम उस फंड के थ्रू एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमें इस फंड को क्लोज करना है। तो मान लो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो 40,000 का बनाया हुआ है। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं, वही ए और बी है 3:2 में। फर्स्ट केस हमने लिया इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 50,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 50,000 है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नो मार्केट वैल्यू इज गिवन। हमें सिर्फ बुक वैल्यू पता है कि हमारी बैलेंस शीट में कितनी है, मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो हम सिंपली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ए और टू बी 40,000, 24 और 16। वो 50 क्या था फिर? कुछ भी नहीं करेंगे, वो 50 एज इट इज है। लेकिन अगर ये एसेट होता है, हाँ एसेट होता है, ये तुम्हें बैलेंस शीट की एसेट साइड पे गिवन होता है हमेशा। ये लायबिलिटी है। वो 40,000 क्या है? वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। वो मार्केट प्राइस होता है? नहीं फंड है, फंड है, वो फंड है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम कुछ नहीं करेंगे, फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर केस 2 में मार्केट वैल्यू, इसी को लेके चलते हैं, बुक वैल्यू को ही हर बार हम केस में। अब अगर हम मार्केट वैल्यू ₹50,000 ले लें, अब हमने फंड तो बनाया 40 का, मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा हो गई, 50 हो गई, लेकिन कितने से हुई, सॉरी 60। मार्केट वैल्यू तो 50 की जगह 60 हो गई, 10,000 बढ़ गई, यानी कि हमारा फंड तो यूज़ हुआ ही नहीं हुआ ना यहाँ पे फंड यूज़। तो हम उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए और टू बी, यानी कि जो 40,000 था ये एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई वो हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 10,000, और फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया ना क्रेडिट में आने से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू ए, और हमेशा कैपिटल अकाउंट लिखना ज़रूरी ही है। ये आ गया 6,000 और 4,000। ये अकाउंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनता किसलिए? इसलिए बनता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है, अगर नॉर्मल कोर्स होता है ना, तो ये जो गेन होता, ये गेन भी फंड में जाके प्लस हो जाता। नॉर्मल बिजनेस रूटीन में अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता, मतलब जिससे कि हमारे खुद के जो रेगुलर प्रॉफिट्स हैं उन पे इम्पैक्ट ना आए, इसलिए बनाते हैं। मतलब जो पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फर्म, पार्टनर्स, हाँ फर्म, जैसे कोई लैंड वगैरह या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट। तो केस 2 में भी 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, अब केस 3 देखो, केस 3 में अगर मार्केट वैल्यू हमारी 25,000 है, अब यहाँ क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 40 है, ठीक है, 50 से 25 रह गई हमारी, इसको 30 ले लेते हैं वरना तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। 30, 50 से 30 हो गई, यानी कि 20,000 हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई। अब हमारा फंड यूज हो गया, ये जो फंड है ये 20,000 यूज हो गया। कहाँ से आया 20,000? 50,000 माइनस 30। अब इसके बाद 2A और 2B, ठीक
ठीक है ना। कितना 20,000 का फंड बचा जो 3:2 में चला जाएगा। वैल्यू हमारी कम हो गई थी उसको हमने पहले फंड से एडजस्ट किया, फिर बचा हुआ अमाउंट रिमेनिंग, ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वैल्यू कम हो गई तो 40 में से 20 चला गया, तो जो 20,000 का फंड बचा वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 12,000 और 8,000। अब अगर अब अगर मान लो अगर मार्केट वैल्यू सिर्फ 5,000 रह जाती है इसकी, अब क्या करें, हमारे पास फंड तो कम है, फंड तो 40 ही है, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 से 5 रह गई, यानी कि 45,000 से कम हो गई, 45,000 वैल्यू कम हो गई ना। तो हमारे पास फंड तो 40 ही है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट। ये 45 हो गया। अब वही अगेन ए बी टू रिवैल्यूएशन, कितना 5,000, 3,000 और 2,000। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका IFRS बनता है। ऐसा हमारा बहुत सारे एसेट्स से बनता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है इन्वेस्टमेंट का, बनता बहुत सारे एसेट्स का है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में एज इट इज चलेंगे। तो इसलिए ये सिर्फ हमने एक चैप्टर नहीं किया, बेसिकली हमने 4 चैप्टर का एक कॉमन पार्ट किया है। नेक्स्ट चैप्टर है बस उसमें इसके क्वेश्चंस कि इनके आगे फर्दर और एक्सटेंशंस हैं, लेकिन हमने ये जो टॉपिक किया ये हमने 4 चैप्टर्स का कंबाइंड पोर्शन किया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन क्लासेस को मिस नहीं करना, क्योंकि इन क्लासेस को मिस करने का मतलब हो गया आगे के सारे चैप्टर्स का तुम्हारा बेस खराब हो जाएगा। ठीक है।